कहते हैं कि कृषि मूलश्च जीवनम, कृषि जो है वो जीवन का आधार है। और एक और बात कहते हैं कि अन्नम बहु कुर्वित तत्व्रतम, यानी अन्न को बहुत बढ़ाना है, इसका व्रत हमें करना चाहिए। और शायद इस साल का जो गेहूं का फसल है, आप सभी के चेहरे पे मुस्कान है, आप लोगों ने बहुत अच्छी पैदावार ली है। शायद ही कोई किसान हो जो 24-26 बताता हो, 28, 30, 32, 34 तक के आंकड़े भी आए हैं। ये दिखाता है कि कृषि में जो प्रगति हुई है वो आप सबकी बदौलत हुई है। आप सबने बहुत प्रयास किया है। मैं शुरुआत करता हूं एक निदा फाजली साहब की एक बहुत अच्छी लाइन मुझे बहुत पसंद है। कहते हैं कि कोशिश कर उम्मीद भी रख, कोशिश कर उम्मीद भी रख, रास्ता भी चुन, फिर इसके बाद थोड़ा मुकद्दर तलाश कर। क्यों? क्योंकि किसानी बहुत कुछ निर्भर करती है हमारे मुकद्दर पे। हमने सारा प्रयास कर लिया, हमने सारी व्यवस्थाएं कर ली, अच्छे बीज ला दिए, अच्छी तरह देखभाल कर ली, लेकिन अंत में क्या होता है कि अगर मार्च के महीने में आंधी आ गया, ओला पड़ गया, बारिश आ गई, तो फिर मुकद्दर तो तलाशना पड़ता है। और खेती तो हमेशा, जैसा मदन लाल जी को खुशी होगी कि प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में सारी खेती हो ही नहीं सकती, तो निश्चित तौर पे 10,000 20,000 का आंकड़ा होगा, हेक्टेयर का होगा, जिसमें हम प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन कर रहे हैं। साथियों, मैं आपका ध्यान आकर्षित इस मुद्दे पे करना चाहता हूं कि आखिर में ऐसा क्यों है कि कोई किसान कहता है कि खेती घाटे का सौदा है। कोई किसान क्यों कहता है कि खेती से जितना कमाया जा सकता है उतना किसी और चीज से नहीं कमाया जा सकता है। यह सिर्फ मुझे लगता है नजर और नजरिए का फर्क है। और बहुत सारे वक्ताओं ने इस बात को कहा भी। किसी ने कहा डेयरी को समाहित करिए, किसी ने कहा बागवानी फसलों को लेकर के आइए। और निश्चित तौर पे हमने भी बहुत सारे आंकड़े इकट्ठे कर लिए, बहुत सारा अर्थशास्त्र भी लगा लिया। जहां ठेके पे जमीन अगर 60,000 की जाएगी, 70,000 की जाएगी, वहां पे निश्चित तौर पे किसान को आमदनी तो नहीं होगी, इसमें कोई शक भी नहीं है। लेकिन कारण क्या है कि किसान इससे विमुख हो रहा है, या कारण क्या है कि इसमें अलग सा कुछ व्यवस्था नहीं बन पा रहा है? उसका एक कारण सबसे बड़ा मुझे जो समझ में आता है, और हमारे साथ मेनन साहब बैठे हैं, फिल्म इंडस्ट्री से हैं, हमने किसानी को हमेशा पिटता हुआ व्यवसाय दिखाया है। चाहे हल लिया हुआ किसान, फावड़ा चलाता हुआ किसान, चाहे वो बेशक कृषि मजदूर ही क्यों ना हो, लेकिन उसको हमने किसान ही बताया। नतीजा क्या हुआ कि हमारी नई नस्ल जो है, जनरेशन है, वो कोई भी खेती नहीं करना चाह रही। और मैं तो उस प्रदेश से आता हूं जो भारत की आजादी का साक्षी है, जहां नील की खेती होती थी। चंपारण जिला बिहार से आता हूं, जो गांधी को गांधी बनाता है और इस देश में क्रांति आती है और हम आजाद होते हैं। लेकिन आज हमने क्या किया? पूरी की पूरी नई जनरेशन हमने बाहर बिठा दी। हमने किसी को खेती करना सिखाया ही नहीं। हमें लगता है कि खेती सबसे तौहीन का सौदा है, इसमें मजा ही नहीं आता है। आप सारी की सारी खेती मजदूर पे आधारित है। आज 40 से 50% खेती पंजाब हरियाणा का ठेके पे है। जब वो ठेके पे खेती होगी तो कहां जमीन से मोह होगा? आप कितना भी ऑर्गेनिक कार्बन की बात कर लें, वो क्यों बढ़ाएगा? उसको तो मासिक की एक तीली बहुत सस्ती लगती है, और 1 महीने का प्रयास और बहुत तरीके से फसल अवशेष प्रबंधन बहुत बेनामी सा लगता है कि इसमें इतना प्रयास क्यों करें। तो कहीं ना कहीं अभी भी जड़ों में हमें काम करने की आवश्यकता है। जिसको कनाडा भेजना है भेजिए, जिसको इटली भेजना है भेजिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। आपको लगता है कि बच्चे वहां सुखी हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर बिना कुछ पैदा किए अमेज़न सब कुछ बेच सकता है, बिना बैंक खोले पेटीएम और गूगल पे सब कुछ बैंकिंग का कर सकता है, तो क्या किसान सब कुछ पैदा करके बेचना क्यों नहीं सीख पाया? ये अहम मुद्दा आज भी है। और मुझे लगता है इसका जो अब शुरुआत हुई है, जो क्रांति के रूप में शुरुआत हुई है और एक मार्गदर्शक बनने जा रहा है, वो है एफपीओ का मार्ग। जो छोटे छोटे हो गए, 1 एकड़, 2 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़, किसानों ने ट्रैक्टर खरीद लिया। मैं कहीं पढ़ रहा था कि अगर कोई भी ट्रैक्टर 3500 घंटा से लेकर के 5000 घंटा अगर नहीं चलता है साल में, तो उसका रखना फायदे का सौदा नहीं है। किसका ट्रैक्टर 300-400 घंटा से ज्यादा चलता है? आप बता दीजिए। हम सभी किसान परिवार से, किसी का नहीं चलता। कर्जे पे ट्रैक्टर ले लिया और उसका जो भी इंस्टॉलमेंट है भरते जा रहे हैं, उसका इंश्योरेंस कराते जा रहे हैं। हम इतने कर्ज में दबते चले गए, जो छोटे होते चले गए, तो इकोनॉमिकली वायबल कभी भी नहीं हो सकता है।
हम सारे महकमे में मैंने क्या सिखाया कि पैदा करो पैदा करो पैदा करो। हमने इतने पैदा कर दिए कि अब संभाल नहीं आ रहा है। अब आज देखिए सबसे ज्यादा गेहूं सड़ रहा है मंडियों में, उठा नहीं पा रहे हैं क्योंकि संभाल नहीं पा रहे हैं। हमने पैदा करना तो बहुत सिखाया। हम बात कर रहे थे कि हम गेहूं का रकबा 28 मिलियन टन के आसपास, मिलियन हेक्टेयर के आसपास रखेंगे, रकबा कम किया जाए। उत्साह बस क्या हुआ, 33 मिलियन हेक्टेयर हो गया आज गेहूं का रकबा। रकबा भी बढ़ गया। ये रकबा बढ़ता ही जा रहा है। हम चाह रहे हैं ये कम हो, पैदावार बढ़े लेकिन रकबा कम हो, लेकिन रकबा बढ़ता ही जा रहा है। कारण क्या हुआ, किसान को दिखाई देता है कि धान गेहूं बहुत एस्योर्ड फसल है, इसमें एक अच्छी आमदनी सी आ जाती है, हमारा काम चल जाता है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 5 से 10 एकड़ वाला किसान खुशहाल नहीं हो सकता है सिर्फ धान गेहूं लगा करके। आपको आना ही पड़ेगा बागवानी में, आपको आना ही पड़ेगा अन्य व्यवसाय में, चाहे वो पशुपालन हो, चाहे मुर्गी पालन हो, सुअर पालन हो, जो भी आपको समझ में आता है। और जिन लोगों ने इससे अलग हटके कुछ किया है उन्होंने ही बहुत कुछ कमाया है। मैं बार बार मुनव्वर राणा साहब का एक शेर सुनाता हूं जहां भी जाता हूं। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि रोने में एक खतरा है, तालाब दरिया हो जाते हैं। रोने में एक खतरा है, तालाब दरिया हो जाते हैं। हंसना भी आसान नहीं, लब जख्मी हो जाते हैं। स्टेशन से आकर ये बूढ़ी आंख सोचती है, पत्ते देहाती होते हैं, फल शहरी हो जाते हैं। तो ये जो फल शहरी कैसे हो जाते हैं, जब तक हमारे पास कोई भी सामान है जो किसान पैदा करता है उसकी कोई कीमत नहीं है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, जब भी आप मंडी में जाते हैं हमारे 5-6 महीने की मेहनत की बोली लगती है। मुझे लगता है यह सबसे बड़ा अपमान है उस अन्नदाता का। समाज में 3 ऐसे व्यवसाय हैं जिसको सबसे पाक साफ माना गया है, जिसमें पहला किसानी है, दूसरा चिकित्सक का है और तीसरा अध्यापन का है, जो टीचर का काम है, जो समाज का निर्माण करता है। इन तीनों में जब से व्यवसाय और व्यापार घुसा है, ये कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित हुआ है, पथभ्रमित हुआ है, मिसगाइडेड हुआ है। पूरी तरह व्यवस्था बदल गई है। इस पे काम करने की आवश्यकता है। कम से कम किसान तो बदलना नहीं चाहिए, चाहे व्यवसाय चाहे व्यापार कितना भी घुस के आ जाए। आज स्प्रे किया, कल ही सब्जी तोड़ दी। हमने बताया पोस्ट इमरजेंस डालना है, आपने प्री इमरजेंस डाल दिया। हमने बताया सिस्टेमिक है, कोई कॉन्ट्रैक्ट डाल रहा है। सारा ज्ञान कहां है? सारा ज्ञान उस आड़ती के पास है, दवाई के दुकान पे है। आप में से ईमानदारी से बताइए कितने लोगों ने वैष्णो देवी की यात्रा की है? मुझे लगता है सबने किया होगा। करनाल में 6 आईसीआर के इंस्टीट्यूट हैं, 2 केवीके हैं। इसमें से कितने लोग वहां पे व्यक्तिगत रूप से गए हैं, जरा बता दीजिए। आपको पता नहीं होगा। इसलिए नहीं पता होगा क्योंकि आपने पता करने की कोशिश भी नहीं की। हमारे पास एक 1,500 किलोमीटर से 10 किलो बीज के लिए किसान मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात से लेकर के बिहार बंगाल से आ जाता है, लेकिन यही बगल के जिले से किसान नहीं आता है, हमारे जिले से किसान नहीं आता है। और बाद में डॉक्टर रविंद्र के पास मेरे से फोन कराता है कि डॉक्टर साहब जरा कुछ बीज दिलवा दो। कभी हमारे से ही हमारे डायरेक्टर के पास ले जाकर के हमको मजबूर करता है कि हमको 1 थैली बीज दे दो। हम जागरूक नहीं है। हमारी खेती किस चीज पे आधारित है? ज्ञान और कौशल। आज की खेती वैसे नहीं की जा सकती है जैसे हम करते आए हैं। बिल्कुल भी कमा नहीं सकते आप इस खेती में अगर आपके पास ज्ञान नहीं है और आपके पास कौशल नहीं है। और सब कुछ अब इसी के आधार पे है, नौकरी भी इसी पे है। आप कुछ भी सीख के आइए, जब तक आपके पास निपुणता नहीं है, कौशल नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जहां से भी ज्ञान मिले, आप हमें तंग करिए, मदन लाल जी को तंग करिए, सोरान साहब है इनको तंग करिए, विकास जी हैं, केवीके के लोग हैं, सबको तंग करिए। आप बार बार जाइए। आपको मैं बार बार कहता हूं, आप जितनी बार जाएंगे एक नई चीज लेकर के आएंगे। अभी 2 दिन पहले लोकार्पण हुआ 2 जीनोम एडिटेड गेहूं धान की वैरायटी का। आप लोगों में से शायद किसी ने न्यूज पढ़ा हो ना पढ़ा हो। डीआरआर धान 100 वैरायटी एक रिलीज हुई है और दूसरी एक रिलीज हुई है पूसा की, पूसा DST-1, जो कि नई तकनीक, जो जीनोम एडिटेड तकनीक है उससे बनाई गई है और इसमें 30% अधिक पैदावार है और जलवायु के अनुकूल है। और अभी लोकार्पण हुआ है इसका 2 वैरायटी का। हमारे में से कितने किसान इस न्यूज को पढ़े, देखे? कुछ नहीं है। सारी दुनिया व्यस्त है रील और शॉर्ट्स में। हमारे पास टाइम ही नहीं है, हमारे सारे संसाधन खत्म हो गए हैं। अगर आदमी गरीब है आज के डेट में तो सबसे ज्यादा गरीब किस चीज के मामले में है? समय के मामले में। हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है। और आपको जान करके ताजुब होगा,
जो इंटरनेट का डाटा कहता है कि आम हिंदुस्तानी 1 घंटा 50 मिनट सोशल मीडिया पे दे रहा है। अब ये 1 घंटा 50 मिनट उसी 24 घंटे से हमने निकाला है। जब आप गूगल पे जाते हैं, आप यूट्यूब पे जाते हैं, तो क्या कभी देखते हैं कि बिहार का किसान क्या कर रहा है जो मेरे से अलग है? क्या आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव मूवमेंट इतना क्यों सक्सेसफुल है? क्या सह्याद्री एफपीओ वहां इतना अच्छा क्यों कर रहा है? हरियाणा और पंजाब में ये एफपीओ क्यों नहीं चल पा रहा है? आंकड़ा पड़ रहा था 8875 एफपीओ बना दिए गए, जिसमें से 50% फेल हो गए। क्या हमने जानने की कोशिश की कि जो फेल हुए उसके कारण क्या थे? अगर मुझे एफपीओ बनाना है तो क्या मैं व्यक्तिगत तौर पे 10 एफपीओ का दर्शन करके आया कि नहीं, जो सफल थे या नहीं थे? आज जो भी एफपीओ चल रहे हैं वो 2-4 पागलों की बदौलत चल रहे हैं। मैं आपको इस प्लेटफॉर्म से कह रहा हूं, जिसमें सरदार सिंह जी हैं, उधर तोमर साहब हैं, जिनमें जुनून है कुछ अलग करने का। जब तक जुनून नहीं आएगा आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ये सच्चाई भी है। तो कृषि में अगर दिशा बदलनी है, दशा बदलनी है, अपनी आर्थिक स्थिति सुधारनी है, तो आपको अलग से सोचना पड़ेगा। अब आप एक साधारण सा एग्जाम्पल देखिए, हम लोग खुद आटा गेहूं लेके पिसवाते हैं, 30 किलो की थैली लेते हैं। पता नहीं एमपी का है भी कि नहीं, मुझे नहीं पता। आप जिस भी किराने वाले पे जाएंगे, 30 किलो की थैली है, वो 40 रुपए किलो के हिसाब से वो गेहूं की थैली हमें देता है 1200 की। उसके बाद पिसाई का जो खर्चा है उसको लगा करके हम ले आते हैं घर में। गेहूं का रेट क्या है? 24 से 25 रुपए। अगर हम उसको ग्रेडिंग करा देंगे कितना हो जाएगा? 1 या 1.5 रुपया का खर्चा और जोड़ लीजिए। आप सोचिए, थैली में डालते ही और अपना ब्रांड लिखते ही उसका वैल्यू कितना बढ़ गया? 15 रुपए बढ़ गया। किया कुछ नहीं। क्या इतना भी हमें नहीं आता है? क्या हमने ग्रेडिंग कभी नहीं सीखा है? हमें ग्रेडिंग करना नहीं आता, सबको आता है। मैं ये कहां कह रहा हूं कि आपको आटा बना के बेचना है, मत बेचिए आटा, पर आप ग्रेडिंग तो कर सकते हैं, छोटी छोटी थैलियां तो बना सकते हैं, और उसी से वैल्यू एडिशन है। तो जो पैदा करने की विधा हमने सिखाई, उसके बाद की जो विधा थी वो उसमें किसी को हमने नहीं सिखाया कि जो चीज पैदा हो गया उसको संभालना कैसे है। गुड़ के हमारे डॉक्टर रविंदर बैठे हैं, नरसिंहपुर के हमारे 1-2 किसान मित्र हैं, जिसमें राकेश दुबे जी हैं। आज 5 कंट्री में गुड़ एक्सपोर्ट करते हैं। कोई भी गुड़ उनका 300 रुपए किलो से नीचे जा ही नहीं रहा है। ऑर्गेनिक के नाम पे बेच रहे हैं, डब्बे में डाल दिया। वो जिन जो है पैसे वाला, वो डब्बे में है, वो ट्रक में नहीं है, वो ट्रैक्टर ट्रॉली में नहीं है। जैसे आपने उसको डब्बे में डाला, आपका ब्रांड बनता है। आप इतने काबिल हो जाते हैं कि आप उसका मूल्य निर्धारण कर सकें, नहीं तो रात दिन आपकी बोली ही लगेगी उसी मंडी में, उसी जगह पे। तो आपको ये करना पड़ेगा, आपके लिए कोई करने नहीं आ रहा है। कहते हैं ना कि ना हम सफर से निकलेगा, ना हम नसी से निकलेगा, अपने पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। आपके लिए कोई मार्केटिंग नहीं करने आ रहा है, सच्चाई भी है ये। तो आपको मार्केटिंग खुद करना पड़ेगा। आप नए बच्चों को इसमें इन्वॉल्व कीजिए, जिनको डिजिटल प्लेटफॉर्म का पता है। आप भी अमेजोन पे जा सकते हैं, आप भी फ्लिपकार्ट पे जा सकते हैं, आपका भी ग्रोसरी बिक सकता है। अभी मैं देहात का प्रोडक्ट देख रहा था, फार्म एंड फार्मर्स करके एक संस्था बनाई 2 IITians ने, और आज देखिए उनका प्रोडक्ट 1.5 गुना दाम पे अवेलेबल है करनाल में। एक बार उन्होंने ब्रांड क्रिएट किया, अब मनमाने रेट पे बेच रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम सबको अपने सोच को बदलने की आवश्यकता है। बाहर जाके भी मेहनत ही करना है, ये भी आपको बता देता हूं। अगर हमें लगता है ना कि हमारा बेटा कनाडा जाएगा, बच्चा कनाडा चला गया, जब उसको आपने यहां मेहनत करना नहीं सिखाया तो वहां भी उसको वही करना है। वहां कोई डीसी नहीं लगा रहा है, आपने सारे किले बेच दिए और वहां उसको भेज दिया। वहां भी उसको दिहाड़ी करनी है तो यहां भी सिखाओ उसको। यहां 10 किले का 20 किले का जमींदार अपना बच्चा क्यों भेजेगा, मुझे समझ में नहीं आता। उसको खेती करना नहीं सिखाना है, उसको मार्केटिंग सिखाइए। खेती करने के लिए आपके पास ड्राइवर होगा, लेबर होगी, सब कुछ होगा, करना खुद पड़ेगा। मुझे ताजुब है, किसान हमारे मित्र हैं, उनका बेटा न्यूजीलैंड से पढ़ के आ रहा है, आर्या डेयरी फार्म जो डॉक्टर साहब है, और वो न्यूजीलैंड से पढ़ के आ रहा है। सारी नई नई IoT बेस्ड कॉलर डिवाइसेस वो लगा रहे हैं अपने फार्म पे, और वो लड़का यहीं बिजनेस करेगा। मुझे उस दिन बड़ी खुशी हुई, तसल्ली पहली बार मिली। बिरादरी, रोड बिरादरी हो तो और भी खुशी मिल सकती है आपको, क्योंकि रोड बिरादरी के तो मैक्सिमम लोग बाहर हैं। रखिए बच्चों को यही, ये भारत भूमि बहुत समृद्ध है, पालन पोषण करने के लिए आज भी यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत सस्ता है, आप गुजर बसर बहुत आसानी से कर सकते हैं। बहुत सारी बातें मैंने कह दी, 2 लाइनों में मैं समाप्त करूंगा क्योंकि समय की एक अपनी सीमा है। मैं बोलूं तो बहुत लंबा बोल सकता हूं। कहते हैं कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो,
मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से टूट जाए पत्थर, ऐसी शीशा तलाश करो। धन्यवाद आप सबका। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।